नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और कोयम्बटूर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि पीएम मोदी ने एक ही दिन में दूसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले उन्होंने तमिलनाडु के चेन्नई में रोड शो किया। वहीं आज पीएम मोदी ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस टर्मिनल भवन को 1260 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इस नए एकीकृत टर्मिनल भवन के जुड़ने से हवाई अड्डे की यात्री सेवा क्षमता 23 मिलियन यात्री हर साल से बढ़कर 30 MPPA हो जाएगी। तो वह अगली खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र के पहले ही दिन छात्र छात्राओं को किताबें बांटी गई, जिसके बाद इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के चेहरे खिल गए। तो वहीं उनके शारीरिक हाव भाव में एक आत्मविश्वास भी देखने को मिला। बता दें कि पिछले शैक्षिक सत्र में किताबें देर से मिलने का खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ा था, जब उनका कोर्स समय रहते पूरा नहीं हो पाया था। योगी सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले इन छात्रों को दिक्कतों को समझते हुए ये निर्णय लिया, जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने में मदद मिलेगी। 1 अप्रैल को स्कूल चलो अभियान के तहत काफी ब्रॉड स्तर पर पुस्तकें विद्यालयों में वितरित की जा चुकी हैं और जो टोटल कुल क्रयादेश था 15,28,058 का। आपूर्ति 98.25% हो चुका है। बीआरसी पर लगभग 12 लाख पुस्तकें आ गई हैं, जिनमें से 6 लाख पुस्तकें पहुंच चुकी हैं और जल्दी दो तीन दिन में सारी पुस्तकें पहुंच जाएंगी। तो वहीं यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने 4 महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिनके कब्जे से करीब 2.5 करोड़ रुपए की चरस और अफीम भी बरामद की है। जानकारी के अनुसार एक शिक्षा संस्थान के पास करोड़ों रुपए के नशे के सामान की डिलीवरी करने के लिए चारों महिलाएं और पुरुष आरोपी पहुंचे थे। पुलिस की माने तो नशे के सामान की अवैध डिलीवरी के तार देश की राजधानी के आसपास के कई राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिस इस मामले में मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है, जो नेपाल से इन सभी को ऑपरेट करता है। बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे एक जगह है सुगौली, वहाँ के रहने वाले हैं। 4 महिलाएं और एक पुरुष है। ये सामान्यतः जो है इनसे 13 किलो चरस 1 किलो अफीम बरामद हुई है। ये बिहार और नेपाल से माल को लेते थे। सुनीत नामक एक व्यक्ति था जो माल इनको प्रोवाइड कराता था और उस माल को लेकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में डिलीवर करते थे। सामान्यतः इसमें यह था कि पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि हमें माल वहाँ से दे दिया जाता था और जब हम लोग वहाँ पहुँचते थे डेस्टिनेशन पे, तो वहाँ पे उन लोगों को फ़ोन से अवगत कराया जाता था कि इनको माल सप्लाई करना है। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लागू हो चुकी है, जिसके तहत अगर आपके पास 15 साल पुरानी कोई भी गाड़ी है तो उसकी कीमत मात्र एक कबाड़ के रूप में रह जाएगी। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लेकर जब देवरिया से हमारे संवाददाता लाल बाबू ने लोगों से बातचीत की, तो आखिर वहां के लोगों का इस पॉलिसी को लेकर क्या कुछ कहना था, सुनिए। तो आप बस बदल के क्या करेंगे भाई? आप नया बस ला के क्या करेंगे? जब गड्ढा ही रहेगा, सड़क ही खराब रहेगा, सड़क आपका जो बेकार रहेगा, तो रास्ता लेके क्या करेंगे? बस लेके क्या करेंगे आप? बस में आप कम से कम 20 नया बस लेके आ जाइए और उस रोड पे चलिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 2 साल में आपका बस जो है, 2 साल तो छोड़िए, एक 6 महीने के अंदर। आप लोग बंद किए थे रोडवेज बसें? हम लोग इसलिए बंद किए थे, नहीं ड्यूटी जा रहे थे कि जो है कि किसी का 12,000 आया है जो चालान, किसी का 14,000 आया है, किसी का 4,000 चालान आया है। इसकी विरोध में हम लोग नहीं किए कि हम लोग को 4,000 मिलना है और 12,000 कट जाएगा, तो हम लोग घर क्या लेके जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, हम लोग की जिंदगी कैसे चलेगी? यही बात। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है? मेरा नाम गुलाब शंकर है, मझौली राज के रहने वाले हैं। देवरिया का? देवरिया। कहाँ से कहाँ चलते हैं? हम पड़ौना से कानपुर चलते हैं। अभी मंत्री जी के पास गए थे, क्या हुआ? कौन मंत्री जी के पास हम लोग नहीं गए थे। मंत्री जी आए हुए कस्या में है। कौन मंत्री? परिवहन मंत्री कस्या में, बाकी अधिकारी वहीं लग गए हुए हैं। हम लोग को वहाँ सूचना मिला कि आप लोग चलाइए, वो कटेगा नहीं, लेकिन कटेगा जरूर। डीजल का हम लोग को कट जाता है। अगर कटता है तो इसके बाद आप लोग क्या रणनीति बनाएंगे? हम लोग बंद करेंगे, हम लोग नहीं काम करेंगे। जब खर्चे में नहीं जाएगा, 1 रुपया घर नहीं जाएगा, तो हम लोग काम क्यों करेंगे?
खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हुई है? माइलेज पूरा हो गया, नीलाम करा जाएगा। अच्छा, नीलामी हो गई जी। और 1 अप्रैल से जो केंद्र सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, क्या वो सही है? जो 10 साल 15 साल पुरानी हो गई है उसके स्क्रैपिंग कर दिया जाएगा, उसको कबाड़ में भेज दिया जाएगा, उसको उससे पहले 10 साल 15 साल हमारे बस नहीं चलती है। हाँ। अरे मुश्किल से 6-7 साल 8 साल के बाद उसका किलोमीटर पूरा हो जाता है, खड़ी कर दिया जाता है। अच्छा। हाँ, जहाँ उसका किलोमीटर पूरा हुआ, बढ़िया बसें खड़ी हो गई हैं, 10-20 जा करके देख लीजिए। हाँ, तो कहाँ पे खड़ी है? सबको हमें तो वहीं यूपी में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लागू हो चुकी है, जिसके तहत अगर आपके पास 15 साल पुरानी कोई भी गाड़ी है तो उसकी कीमत मात्र एक कबाड़ के रूप में रह जाएगी। वहीं कानपुर देहात में परिवहन विभाग की ओर से इस पर तेजी से कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही लोगों को इस पॉलिसी के विषय में जागरूक करने का काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर देहात की सड़कों पर अब नहीं दौड़ेंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां। आपको बता दें कि स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत अब 15 साल पुरानी गाड़ियों को जब्त कर स्क्रैप किए जाने का एक नियम शासन ने जारी किया है, जिसको परिवहन विभाग प्रभावी रूप से जिले में लागू करने के लिए कवायद में जुटा है। आपको बता दें कि परिवहन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी फिलहाल यह पॉलिसी सरकारी वाहनों पर लागू की गई है। जिले में 197 ऐसे वाहनों को चिन्हित किया गया है जिन्हें जल्द ही स्क्रैप किया जाएगा। आगे यह कार्रवाई प्राइवेट वाहनों पर भी लागू होगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने साफ शब्दों में बताया है कि इस पॉलिसी का महत्व तो सिर्फ प्रदूषण मुक्त वातावरण देना है, क्योंकि पुरानी गाड़ियां लगातार प्रदूषण को फैलाने का काम करती हैं। अब देखना यह होगा कि इस पॉलिसी को कानपुर देहात में कितना प्रभावी रूप से लागू किया जाता है। सरकार ने पुरानी गाड़ियों को जो सड़क पर प्रदूषण फैलाती हैं उनको सड़क से हटाने के लिए एक पॉलिसी बनाई है, जिसको स्क्रैप पॉलिसी के नाम से कहा गया है। तो पहले चरण में 31 मार्च तक जितने सरकारी वाहन थे प्रदेश में जो 15 साल पूरा कर चुके थे उनको हटाने की पॉलिसी बनाई गई है। तो अभी 31 मार्च पूरा हो गया है, वो सभी सरकारी वाहन सड़क से हटा दिए जाएंगे और उनको स्क्रैप पॉलिसी के तहत उनको कबाड़ कर दिया जाएगा। कितनी ऐसी गाड़ी है जिनको चिन्हित किया गया है स्क्रैप पॉलिसी के तहत? अब इस कानपुर देहात जनपद में 197 वाहन हैं जो मतलब विभिन्न विभागों के नाम पंजीकृत हैं और दूसरे जनपदों में भी चल रही हैं। उनकी एक सूची बनाई गई है और वो कबाड़ कर दी जाएगी। विभाग की तरफ से किस तरीके लोगों को अवेयरनेस किया जाएगा इस पॉलिसी के? बिल्कुल, ये सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पॉलिसी है और सरकार ये चाहती है कि जितनी पुरानी गाड़ियां हैं जो सड़कों पर प्रदूषण फैलाती हैं और सड़क पर जन मानस के लिए खतरनाक हैं, उनको सड़क से हटाना है और उनके स्थान पर नई वाहनों को की सेल करानी है। तो पुरानी गाड़ियां जब हटेंगी तो उनको अगर वो स्क्रैप पॉलिसी के तहत किसी अच्छे रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर पर अगर वो वाहन बेचते हैं, वहाँ अगर कबाड़ नीति के तहत उसको हटवाते हैं तो उनको नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में भी सरकार छूट देगी। तो इसको एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, जिसके लिए हम लोग सबको प्रेरित कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी वाहनें सड़क से हटा दी जाए। कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में भी कारगर साबित होगा रोकथाम? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रदूषण में बहुत पुरानी गाड़ियां हैं जो बहुत सारा प्रदूषण करती हैं और जो हमारे मतलब एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही खतरनाक है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने ये पॉलिसी लाई है। निश्चित रूप से बहुत अच्छी पॉलिसी है और इससे हम सबको लाभ मिलेगा। धर्मनगरी वाराणसी में जल्द ही एक अनोखा बैंक खुलने जा रहा है, जहां रुपयों को रखने के लिए नहीं बल्कि अस्थियों को रखने के लिए खाता खोला जाएगा। ये बैंक मृत व्यक्ति को पूर्ण मोक्ष तो देगा ही साथ परिजनों को पूर्ण दाह संस्कार का भी लाभ देने में मदद करेगा। यूपी सरकार ने इस बैंक को बनाने का खाका तैयार कर लिया है, जो जल्द ही वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर जमीन पर नजर आएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। मां गंगा के पावन तट पर बसी काशी नगरी को मोक्ष नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर काशी में किसी व्यक्ति के प्राण छूटते हैं तो उस व्यक्ति को सीधे शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे में लोग काशी में अपनों के प्राण न त्यागे जाने के बाद मोक्ष की कामना के लिए उनके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पहुँचते हैं, ताकि उनका क्रियाक्रम गंगा घाट पर कराकर उन्हें मोक्ष दिलाया जा सके।
काशी के मणिकर्णिका घाट पर शवों के दाह संस्कार की प्रक्रिया 24 घंटे चलती रहती है। यही वजह है कि वाराणसी में पूर्वांचल के अलग अलग हिस्सों के अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग अपनों के शवों को लेकर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचते हैं। विदेशों से भी शवों को अंतिम संस्कार के लिए काशी लाया जाता है। इस दौरान अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तो विधि विधान से पूरी होती है, लेकिन कई बार अंतिम संस्कार के बाद काफी देर तक चिता की आग ठंडी नहीं होती, जिसकी वजह से लोग अस्थि का विसर्जन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अब सरकार ने समस्या का हल निकाला है। काशी में अपनों को लेकर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचने वाले लोगों को उनके अस्थियों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इनको सुरक्षित रखने से लेकर प्रभावित करने तक की जिम्मेदारी भी सरकारी तंत्र उठाएगा। वाराणसी नगर निगम के सहयोग से महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर यूपी का पहला अस्थि कलश बैंक बनने जा रहा है, जहां लोगों के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखने का काम किया जाएगा। और जो मान्यता है, हिंदू मान्यता के हिसाब से अस्थियों को घर नहीं ले जाया जाता और यहाँ पे लोगों में एक परंपरा रही है कि यहाँ पे दाह संस्कार करने के बाद उन अस्थियों को बटोर कर संगम में या हरिद्वार की नदियों में भी प्रवाहित किया जाता है। और ये जब मान्यता है कि घर नहीं ले जाते तो उसके सामने हम लोग की बड़ी एक कठिनाई होती है। उसको दूर करने के लिए शासन स्तर पर अस्थि बैंक स्थापना करने की एक योजना बनाई जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में काशी वासियों को, पूर्वांचल को अच्छा यहाँ दाह संस्कार का जो केंद्र हमारा मणिकर्णिका है, वहाँ पे आने वाली जो आधुनिक सुख सुविधाएं वो उसको प्राप्त होंगी। मोक्ष की नगरी काशी को जल्द ही एक नया उपहार मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं अस्थि बैंक की। इस वक्त हम मणिकर्णिका घाट पे हैं, जहां पर 24 घंटा चिता जलती है और अस्थि विसर्जन के लिए लंबी लाइनें लगती हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने यह प्रपोजल पास किया है कि यहाँ पे एक अस्थि बैंक बनेगा। अस्थि बैंक बनने के बाद लोग अपने परिजनों की अस्थि यहाँ रख के चले जाएंगे और अपने सुविधा के अनुसार आके यहाँ पे उसका विसर्जन कर सकते हैं। ये योजना काफ़ी अच्छी है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि कोई आदमी हो जिसको डेड बॉडी को बहुत जल्दी यहाँ जला दिया गया हो, उसका बेटा अगर बाहर आने में समय लग जाए तो अस्थियाँ यहाँ जमा करके वो जब आए तब उसके हाथों से विसर्जन हो, ये एक अच्छी चीज़ है। अस्थियों को घर नहीं ले जा सकता है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था यहाँ के परिजनों को, आने वाले को, इसलिए ये अच्छा है। क्या नाम है, ये अच्छी योजना है सरकार की। जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम सुबोध है। सुबोध जी, ये योजना किन लोगों के लिए ज़्यादा लाभकारी होगी? सर, जैसे कि काशी में इस समय समझ लीजिए कि बाहर से लोग बहुत आ रहे हैं और जैसा कि कहा जाता है कि ये मोक्ष की नगरी है, धर्म की नगरी है, तो जो लोग बाहर से आते थे उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि अस्थि विसर्जन में काफ़ी समय लग जाता था। तो अस्थियों को लेके 2-2 घंटे 4-4 घंटे इंतज़ार करना, तो उनके लिए एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि वो अपनी अस्थियों को सुरक्षित जगह रख देंगे और उसके बाद वो अपना घूमना टहलना और भी अपना काम करके कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिनके यहाँ परिजन बाहर हैं, अभी आ नहीं पाते थे, तो उनके लिए भी एक फ़ायदा हो गया कि उनकी अस्थियाँ यहाँ सुरक्षित रहेंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम लोग ऐसे यहाँ आते हैं जो यहाँ पहले बहुत परेशान होते थे अस्थियों को लेके, अब उनके लिए बहुत ही बढ़िया योजना है मेरी राय में। तो लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि ये योजना बहुत ही लाभकारी होगी, क्योंकि यहाँ से देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं अंतिम संस्कार कराने के लिए, जिसको देखते हुए ये बैंक लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। साथ ही साथ कई लोग इससे फ़ायदा भी पाएंगे कि जो अपनी अस्थियाँ अपने परिजनों की अस्थियाँ यहाँ रखेंगे और सुविधा अनुसार उसको विसर्जित कर सकेंगे। वाराणसी से प्रशांत श्रीवास्तव, न्यूज़ वॉच इंडिया। तो वहीं सीएम योगी ने गोरखपुर के सहजनवा में भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज में बनने वाले स्टेडियम का शिलान्यास किया। ये स्टेडियम 3 एकड़ क्षेत्रफल में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसके बाद सीएम योगी ने खेलेगा यूपी बढ़ेगा यूपी का नारा दिया। भूमि पूजन के बाद सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए तहसील स्तर पर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। अब युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सहजनवा इस तहसील में स्टेडियम बनने से यहाँ के युवाओं को नई ऊर्जा मिलेगी।
यादव। स्टेडियम रेलवे लाइन के उत्तर में और एक स्टेडियम हम लोग रेलवे लाइन के दक्षिण में जो अटल आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है उसमें भी देने जा रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं अकेले सहजनवा कस्बे के अंदर ही दो स्टेडियम, दिन में बच्चे खेलेंगे, स्कूली बच्चे खेलेंगे और सुबह और शाम बुजुर्ग और यहाँ के व्यापारी भी टहलने के लिए आराम से यहाँ आकर के और सुबह शाम सुरक्षित माहौल में, अब सड़क पर नहीं बल्कि स्टेडियम के अंदर उन्हें चारों तरफ एक ट्रैक मिलेगा, उसमें उनको घूमने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। प्रताप से तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ वाराणसी में होटल प्रबंधन ने बदसलूकी की और उन्होंने सामान सहित बाहर निकाल दिया गया, जिसकी शिकायत तेज प्रताप ने वाराणसी पुलिस से करते हुए होटल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। बता दें कि तेज प्रताप यादव शुक्रवार को वाराणसी दौरे पर पहुंचे थे, जहां वो इस दौरान होटल में रुके थे। तेज प्रताप यादव देर रात बनारस में किसी काम से गए हुए थे। इसी बीच करीब 1 बजे होटल प्रबंधन ने तेज प्रताप यादव का लगेज उनके कमरे से बाहर निकालकर सिक्योरिटी रूम में रख दिया। तेज प्रताप यादव जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने सीसीटीवी कैमरा भी चेक किया। मामला जब सामने आया तो पता चला कि जिस रूम में तेज प्रताप यादव रुके हुए थे वो सिर्फ 1 दिन के लिए बुक हुआ था। रात 12 बजे के बाद होटल के जीएम ने सामान को बाहर निकलवाकर सिक्योरिटी रूम में रख दिया। वहीं इस मामले में अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने कहा कि तहरीर के आधार पर जांच की जाएगी। देखिए, अभी जानकारी करने पे ज्ञात हुआ है कि थाना सिगरा क्षेत्र में एक नया होटल है जो अभी कुछ महीने पहले खुला है। इसके एरिया उनके एक तेज प्रताप के करीबी व्यक्ति के द्वारा 6 तारीख के लिए 1 दिन के लिए होटल बुक कराया गया था और होटल मालिक को ये भी नहीं पता था कि जो आदमी है ये कौन है, मंत्री हैं या क्या है, कहाँ के हैं। और दूसरे दिन जब इन्हें वो होटल खाली करने का समय था प्री बुकिंग के आधार पर, तो ये दर्शन करने चले गए थे। इनका एक अटेंडेंट वहाँ मौजूद था। होटल वालों ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। इसके बाद इनका सामान रिसेप्शन पे ला के रख दिया। जब ये वापस आए, क्योंकि वो कमरा दूसरे के लिए बुक था और दूसरा जिस व्यक्ति ने अपने लिए बुकिंग कराई थी वो वहाँ मौजूद था, तो आने के बाद इन्होंने एक शिकायत पुलिस को दी है, प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जांच। चलिए रुक करते अगली खबर का। बदलते मौसम के साथ नौनिहाल पेट संबंधी रोगों की चपेट में आ गए हैं। 14 साल तक के बच्चे उल्टी और डायरिया से पीड़ित हैं। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विभाग में ऐसे बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक इसका मुख्य कारण बच्चों का खानपान बताया जा रहा है। बाल रोग वार्ड में 100 बेड हैं, जिनमें 80 से ज्यादा भरे हुए हैं। इन भर्ती मरीजों में से 30 बच्चों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। SNMC बाल रोग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नीरज का कहना है कि भर्ती मरीजों में मुख्य रूप से एनीमिया, डायरिया और सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि सभी को इलाज कर घर भेजा जाए। डॉक्टर नीरज का कहना है कि अगर बच्चों को सही खानपान दिया जाए तो इन संचारी रोगों से बचा जा सकता है। योगी सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, लेकिन प्रयागराज में तो सब राम भरोसे चल रहा है। पूरा मामला जिले के होलागढ़ विकासखंड क्षेत्र का है, जहां प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में सेंधमारी का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रधान ने आवास के नाम पर लाभार्थियों से 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की है। रिश्वत न देने पर लाभार्थी को नाम आवास की पात्रता सूची से काट दिया गया और लाभार्थी को आवास मुहैया नहीं करवाया गया। सुनीता शुक्ला का नाम आवास की सूची में आया, लेकिन प्रधान और भ्रष्ट अधिकारियों तक रिश्वत नहीं पहुंची तो उसका नाम आवास की पात्रता सूची से काट दिया गया। भ्रष्टाचार के इस खेल में जिम्मेदार अधिकारियों का भी हाथ है। आखिर सरकार के मंसूबे पर पानी फेरने वाले ऐसे भ्रष्ट प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों पर कब तक कार्रवाई होगी। तो वहीं यूपी में कोरोना में एकाएक हुई तेज बढ़ोतरी से स्वास्थ्य महकमा चौकन्ना हो गया है। प्रदेश सरकार ने सभी कोविड पॉजिटिव नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के आदेश दिए हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में आ रहे ऐसे लोग जिन्हें सर्दी जुकाम, बुखार और सांस लेने में दिक्कत है, उनकी 24 घंटों के भीतर कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। विदेश यात्रा से लौट रहे लोगों की अनिवार्य रूप से कोरोना जांच कराई जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव रविंद्र की ओर से सभी जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
इसके तहत सभी जिलों की लैब से कोरोना संक्रमित लोगों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के लिए इसे KGMU भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जिलों में बने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटरों को फिर से सक्रिय करने, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विलांस के लिए टीमें गठित करने, जिले और ब्लॉक स्तर पर बनाई गई रैपिड रेस्पॉन्स टीम और आशा वर्कर, साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्राम निगरानी समिति को फिर से ट्रेनिंग दिलाने के लिए भी कहा गया है।